तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ये क्लास जो है वो स्पेशल क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए, जिसमें लगभग 60,244 पदों की संख्या को निर्धारित किया गया है। मैं बहुत जल्दी ये कोशिश करूंगा कि आपका मैथ का सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट करा दूं। जैसे आज की इस क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैथ स्पेशल क्लास है खास तौर पर किस बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो आज आपको इस स्पेशल क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो 2018 वाली वैकेंसी जो कि 40,520 वाली थी, 2019 वाली वैकेंसी 49,568 वाली वैकेंसी, इसमें जितने भी आए हुए प्रश्न हैं संख्या पद्धति और एक और चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के, वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। एक एक चीजों को प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जय श्री राम के नाम से, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। ठीक है, चलिए भाई देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 18/6/2018 को इसकी परीक्षा हुई थी, 40,520 वाली वैकेंसी की, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है। और चैप्टर है संख्या पद्धति। देखो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, हमें यह पता करना है कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मैं आपको इस चीजों को समझाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए अगर हम देखते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या क्या उसमें जरूरी बातें होती हैं, उनको जरा समझ लीजिएगा। मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। ठीक है, कोई संख्या अगर, इसको यहां पर बता देता हूं, कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर होती है कोई भी संख्या, तो उस पर हम लोग कैसे बात करते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने का सबसे पहला तरीका यह होता है, तरीका नंबर 1, कि उस संख्या में इकाई का अंक कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक, ठीक है, पूर्ण वर्ग, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, इतने में काम हो जाएगा। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ में आपको डला दूंगा, ठीक है, चैनल पर, टेलीग्राम पे, तो आप वहां से रिवीजन के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का जो अंक होता है, किसका, इकाई का जो अंक होता है वो कभी भी, इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। इसको आपको याद रखना है, क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको किसी किताब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पीडीएफ आपको हूबहू ऐसे ही फॉर्म में, लिखी हुई फॉर्म में आपको मैं डला देता हूं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है समझिएगा, इसका दूसरा तरीका, दूसरा फैक्ट ये होता है, फैक्ट नंबर 2, कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान से समझना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या तो रहेगी ही, उसकी इकाई की तरफ यानी यूनिट डिजिट की तरफ जीरो की जो संख्या होगी, ठीक है, जीरो यानी शून्य, जीरो की संख्या हमेशा सम संख्या होगी, हमेशा सम संख्या में होगी, कभी विषम नहीं हो सकती। कैसी होगी, हमेशा सम संख्या में होगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने लिखा 100, तो 100 में कितने जीरो है, 2, यानी जीरो की संख्या एक सम संख्या है, ये पूर्ण वर्ग होगी। मान लीजिए 1000 दिख गया हमको, 1000 में कितने जीरो है, 3, इसमें जीरो की संख्या कैसी है, विषम, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक, मान लीजिए 5000 है, 5000 में कितने जीरो है, 3, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी की जगह अगर 50,000 है तो 50,000 में जीरो तो 4 है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें जीरो की संख्या जो होगी वो हमेशा सम संख्याओं में होगी, 2, 4, 6 या 8। ये 50,000 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसके लिए आपको बाकी के नियम भी इसमें क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, होप सो कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक,
चलिए अब हम तीसरे नियम पर आते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने का तीसरा नियम क्या होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिट सम होता है, संख्या का डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग, जब तक कि वो एक अंक में ना आ जाए। अंकों का योग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग कब तक? जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे मैंने कहा 64 एक संख्या है। अब 64 का जो डिजिट सम होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले आप करेंगे 6 + 4, ये कितना हो जाएगा? 10। लेकिन आप 10 को देखोगे तो ये 2 अंकों की संख्या है, इसको मुझे सिंगल डिजिट में बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 1। क्या हो जाएगा? 1। तो जो संख्या का डिजिट सम है 1, जैसे यहां पर ये डिजिट सम आया है, ठीक, ये हमेशा जो होगा, अंकों का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या फिर 9 होगा। इसके अलावा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए? 1, 4, 7 या 9। अच्छा, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 है तो जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही। मेरी बात ध्यान से समझना, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अच्छा, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिट सम यही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे हमारे पास लिखा है 63। अगर हम 63 का डिजिट सम निकालेंगे तो 6 + 3 क्या होगा? 9। तो आप बोलोगे सर इसका तो डिजिट सम 9 आ रहा, तो फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? 63 पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, कोई भी, दुनिया की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, तो उसके अंकों का जो डिजिट सम होगा वो हमेशा 1, 4, 7 या 9 ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर किसी संख्या के अंकों का डिजिट सम 1, 4, 7 या 9 है तो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। मेरी बात समझ गए है ना? वेरी गुड। चौथा नियम क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, वो चौथा नियम क्या है भाई? चौथा नियम मेरे प्यारे दोस्त ये होता है इसका, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट 2 अंक, आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होने चाहिए? हमेशा 1 से लेकर 24 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके वर्ग के आखिरी 2 अंकों के बराबर होते हैं। लास्ट 2 डिजिट ही होती हैं, आखिरी 2 अंक ही होते हैं, अंक होते हैं। इसको भी याद रखना है आपको, ठीक। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने के ये 4 बेसिक नियम होते हैं, इन्हीं से हमें क्या करना होता है? पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करनी होती है, ठीक है। अब चलिए अगर हम अपने सवाल पर आते हैं, ये था, तो हमें इसमें यह पहचानना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो सबसे पहले लिखा है 1225। 1225 में आखिरी के 2 अंक 25 हैं, 20-25 में आखिरी के 2 अंक 25 हैं, 25-25 में भी आखिरी के 2 अंक 25 हैं, और 42-25 में भी आखिरी के 2 अंक 25 हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसी संख्या जिसके आखिरी के 2 अंक 25 हैं, यानी कि 2 और 5 हैं, अगर ये पहचानना है किसी भी संख्या के अगर आखिरी 2 अंक 2 और 5 हैं, 25 हैं, तो ये कैसे पहचानेंगे कि उसमें से पूर्ण वर्ग कौन सी है कौन सी नहीं है? उसके पहले की, यानी पहले जो लिखी हुई दो संख्या है ना, जैसे इसमें लिखा है 12, अगर ये 12 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है तो ये पूर्ण वर्ग है। जैसे 12 किसका किसका पूर्ण वर्ग है? 3 और 4 का। तो 1225 का जो वर्गमूल होगा वो इसका छोटा अंक और इसको ले लेंगे, यानी कि 5 होगा, 35 होगा। अब जैसे 20-25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 तो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैंने 20 की बात कर ली तो 20 किन 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है? तो आप बोलोगे सर 4 × 5 का है, तो इसका 4 ले लीजिए और 25 का 5 वर्गमूल, तो 20-25 का वर्गमूल क्या होगा? तो बोलोगे सर 20 और 25 का वर्गमूल 45 होगा। इसी तरीके अगर हम 42-25 का वर्गमूल लेते हैं तो 25 तो एज इट इज लिखा जाएगा। 42 को हम किन 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 × 7 का, तो इसका छोटा अंक 6 ले लीजिए, 25 का वर्गमूल 5 ले लीजिए, यानी 42-25 का वर्गमूल क्या होगा? 65 होगा।
लेकिन भाई ये बात आप 25-25 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि 25 जो होगा, इसका जो बचा हुआ 25 है, ये वाला 25 तो एज इट इज हो गया, ये जो बचा हुआ 25 है ना भाई, ये किसी भी संख्या में कोई दो लगातार संख्याओं का गुणनफल नहीं आता, ये सेम संख्याओं का गुणनफल आता है। इसका मतलब इन चार ऑप्शन में ऑप्शन सी ऐसा है जो कि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, मतलब कि ये संख्या ऐसी है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने आपको नियम भी बता दिए सारे के सारे। मैंने आपको यह बता दिया कि किस तरीके से आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये पीडीएफ आपको हूबहू ऐसे ही क्लास की मिल जाएगी, आप इससे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न यूपी कांस्टेबल में 18 जून को ही सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्या है प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? अब देखिए इसमें भी पूछा गया वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें ये पहचानना है वर्ग संख्या नहीं है। अब एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं? देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25। 56 को आप क्या लिखोगे? 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56 होता है, यानी कि ये इसका वर्गमूल अगर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 75 होगा। 72 को आप क्या लिख सकते हो? 72 को आप लिख सकते हो 8 गुणे 9। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां से छोटी संख्या ले ली, यहां से 5 ले लिया, यानी ये 85 है इसका वर्गमूल। 90 वाले पे आते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो? सर जी 9 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो इसका छोटा अंक ले लीजिए 9 और 25 का वर्गमूल 5, यानी 90 25 का वर्गमूल क्या होगा? 95 होगा। लेकिन भाई साहब हम 36 कर जो लिखा है ना, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 36 जो है ये 6 और 6 का गुणनफल होता है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं होती है। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे पूछ रहा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। मैं भाज्य और अभाज्य के विषय में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। देखिए भाज्य संख्याएं क्या है? सबको पता है कि भाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करता हूं तो भाज्य संख्या क्या होती है, और अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दोनों के विषय में बता देता हूं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों 2 से ज्यादा फैक्टर अगर होंगे, 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड हो जाते हैं, 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो जाते हैं तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, सिर्फ 2 फैक्टर, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अगर ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है ना। कई बार इस चीज की जरूरत पड़ जाती है कि अगर मैं बोल देता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। इसके बाद 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं में बात करें तो अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बोलोगे सर जी अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। और एक चीज और बता दूं कि 2 जो है ना वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, इसके अलावा एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या जो होगी, यानी प्राइम नंबर जो होगा, वो सम नहीं होगा, वो विषम होगा। 2 ही क्या होती है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, सम होती है। ठीक, अच्छा इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मैं अभाज्य संख्याओं के विषय में और भी कुछ जानकारी आपको दे देता हूं, ताकि आपका जो है हिसाब और भी अच्छा हो जाए। पेपर में अगर आपसे कुछ और सवाल पूछना चाह रहा है तो वो इनसे पूछेगा, तो आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। देखिए अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंकों पे बात करें तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। क्या होती है? 997। क्लियर है मेरी बात? बहुत ध्यान से समझना।
मैं 4 अंकों पर आता हूं तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1001 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1001। जबकि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9997 होगी। 5 अंकों पर आते हैं तो 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसी प्रकार लिखी जाती है और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसी प्रकार लिखी जाती है। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 10,007 होती है, ठीक। और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991 होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां। हालांकि 5 अंकों पर आपसे प्रश्न बहुत कम पूछता है, जो ज्यादातर प्रश्न पूछेगा वो इन्हीं के आसपास पूछता है, ठीक है। ये शायद मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये 4 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो हमारे पास ये नहीं होगी। 4 अंकों की, अभी हम लिख देते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आप लोग भी लिख के बताओ और मुझे भी बताने दो। देखो अभी मैं आपको बताता हूं कि अभाज्य संख्या अगर निकाली जाती है तो कैसे निकाली जाती है, ये भी बताऊंगा। फैक्ट पहले ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर हमें अभाज्य संख्या चेक करनी है कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, ठीक। अच्छा, कई बार एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और लिख लीजिए, कई बार इस पर भी सवाल पूछ देता है कि बताइए भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिखिएगा 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15 और 51 से लेकर 100 तक 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 10। यानी अगर हम टोटल बात करते हैं तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको भी आप जरूर 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 नोट करिएगा। अभाज्य संख्याओं पर अगर बात चल रही है तो हर एक चीज मैं आपको अभाज्य संख्याओं की सिखा के रहूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए, ठीक है। अब अगर आपको ये पता करना है कि कैसे हम अभाज्य संख्याओं को निकालें, कैसे हम पता करें कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं, ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा। अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं को पहचानते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या अभाज्य है या कोई संख्या अभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिख दी अपने पास 97। आपको पता है कि ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। कि मैंने लिखा कि हमारे पास एक संख्या लिखी है 97 और हमें ये पता करना है कि संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक। तो इसके पास की जो इसके पास में सबसे बड़ी वर्ग संख्या हो, सबसे बड़ी वर्ग संख्या हो, जरा वहां तक पहुंचिए। तो बोलोगे सर इसके पास की सबसे बड़ी वर्ग संख्या तो होती है, अगर हम देख लें तो 100 होती है, तो हम 100 तक की बात कर लेते हैं। अब 100 का जो वर्गमूल होगा, मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से ही समझना। मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि इस संख्या के पास की वर्ग संख्या को हमने देखा, तो वो होगी 100। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। अब 10 तक की आप सारी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7। एक एक करके ये चेक कर लीजिए कि 2, 3, 5, 7 से संख्या कटती है कि नहीं कटती है। 97 अगर कटती है तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, नहीं कटती है तो अभाज्य है। क्या 97 2 से कट सकता है? आप बोलोगे नहीं कट सकता है। क्या 97 3 से कटेगा? 9, 7, 16 अंकों का योग नहीं कटेगा। क्या 97 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा? 7 एकम 7, 27 बचेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 97 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई भाई? अभाज्य संख्या। मान लीजिए अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें यह बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ठीक। तो 4 अंकों की अगर नॉर्मली देखा जाए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो तो 1000 होती है। क्या होती है? 1000। बहुत ध्यान से समझना। अब हमें 4 अंकों तक ही पहुंचना है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालनी है। तो 1000 तो होगी नहीं क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। 1001 पर आते हैं। अगली संख्या क्या होगी? 1002 होगी,
नहीं हो सकती। अगली संख्या क्या होगी, 1003 होगी। अगली संख्या क्या होगी, 1004 होगी। इसी तरीके हम लोग आगे लिखेंगे 1005 और सो ऑन डैश 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 आगे। अब अगर इसमें हमें ये पता करना है भाई 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को बच्चे, बहुत ध्यान से, बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, इकाई में 5 है, 5 से कट जाएगा, खत्म। ये लिखा है भाई साहब इकाई में इसके 4, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, तो ये भी खत्म। इकाई में 2 लिखा है, 2 से कट जाएगा, खत्म। ये देखो तो ये 1001 जो है ना, ये 7 से भी कटता है, ये 11 से भी कटता है, ये 13 से भी कटता है, तो ये भी नहीं होगी। 1000 ऑलरेडी 2 से कट जाता है, तो ये भी नहीं होगी। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1003। हम इसको चेक करते हैं क्या 1003 अभाज्य संख्या है या नहीं है। मान लीजिए आपसे ये पूछता, बताइए 1003 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, इसी तरीके से। बताइए क्या तरीका होगा भाई इसको चेक करने का। तो 1003 के आसपास की सबसे बड़ी वर्ग संख्या को आप सोचिए कि 1003 के पास की जो वर्ग संख्या होती है वो कौन सी होती है, सोचो। तो आप क्या बोलोगे, सर 1003 के पास की जो वर्ग संख्या होती है वो 31 का वर्ग होती है। भाई 30 का वर्ग, तो हमारे पास क्या होगा, 31 का क्या, 32 का वर्ग होती है। और 32 का वर्ग भाई साहब 1024 होता है। तो हमें 32 तक की सारी अभाज्य संख्याओं को लिखना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, ये सारी संख्याएं लिख ली। अब आपको एक एक करके चेक करना है कि डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं। 7 से देखें, 7 एकम 7, 3 बचेगा। 7 चौको 28, नहीं होगी। 11 से नहीं हो रहा। 13 से 13 7 91, 9 बचेगा। 93 नहीं होगा। 17 17 पने 85, 15 17 9 153। अब आप ध्यान से देखना भाई, मेरी बात को ध्यान से देखना। 17 को अगर हम लेते हैं, 17 से इसको डिवाइड करिए जरा, क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 पंजे 85 होता है, 5 बचेगा, 15, 153, 17 9 में 153। सर ये 17 से कट गई, 17 से कट गई, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। मतलब 1003 अगर आप नहीं पहचान पा रहे थे कि भाज्य है या अभाज्य है, तो आपने देखा ये 17 से कट गई। 17 से कटा 59 बार, यानी ये संख्या 17 से भी कटेगी और 59 से भी कटेगी, तो ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। मेरी बात समझ। 1006, 1007, मान लीजिए कि 1006 तो 2 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1007 को ले लेते हैं कि इसकी जगह हमें चेक करना होता 1007। अब जरा 17 से डिवाइड करते भाई, बाकी से तो हम डिवाइड कर ही चुके हैं, इसको भी देखेंगे तो नहीं कटेगा। 17 से डिवाइड करिए, 17 पने 85, नहीं कटता। 19 से करते, 19 पचे 95, 19 या 57, 19 से कट जाता। किससे कट जाता, 19 से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ये चेक भी करना है कि भाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी, तो हम इससे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो वापस सवाल पर आ जाए। यहां चेक करना था कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है इसका मतलब भाज्य है। तो 1001 जो होता है ना भाई, वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। तो यही संख्या आप बोलोगे सर ये संख्या अभाज्य नहीं है। ये संख्या कैसी है, भाज्य। अगर आपने विभाजकता के नियमों को अच्छे से पढ़ रखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि 1001 जो संख्या होती है, इसको लिख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1001 जो संख्या होती है ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक एक पॉइंट, इसीलिए मैं हर एक सवाल के साथ आपको पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें भी वही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। याद रखना, भाज्य संख्या नहीं है। और अगर जो संख्या भाज्य नहीं होगी वो कैसी होगी। अब अगर संख्या सदी भाज्य नहीं है तो निश्चित तौर पर वो अभाज्य होगी ना। हमें इसमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। देखिए 133, 433, 533, 833, इसमें हमें ये देखना है कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। मतलब कि भाज्य ना होने का मतलब क्या है, सिंपल सा, अभाज्य है। चलिए भाई 133 पे लग्गा लगाते हैं। 133 को देखते हैं कि भाज्य है या अभाज्य है। पहाड़े याद है अच्छे से, क्या 17 के पहाड़े में कहीं पर 133 आता है,
या 19 के पहाड़े में कहीं 133 आता है? किसके पहाड़े में आता है? तो आप बोलोगे सर 19 के पहाड़े में आता है, 19 सत्ते 133 होता है। तो सर इसका मतलब ये संख्या 19 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही, तो ये तो अभाज्य नहीं है। 433 पर आइए, 433 पर। अब यहां पर आपको पहाड़े समझने में थोड़ी दिक्कत होगी भाई। 133 संख्या थी, छोटी थी, तो हमने पहाड़े देख लिए खट से। क्या 433 किसी पहाड़े में आएगा? बोलोगे सर ये तो देखना कठिन होगा। नहीं, कठिन नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया ना कैसे चेक करते हैं। बताइए 433 के पास की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या होती है? तो आप बोलोगे सर 441 होती है। इसका मतलब वो 21 का वर्ग है। 21 तक की सारी अभाज्य संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11, 13, 17, 19, इनसे चेक करना पड़ेगा। 2 से नहीं कटेगा। 3 से बात करें तो 3, 3, 6, 4, 10, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से देखिए, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से देखिए, 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से देखते हैं, 13 ते 39, 4 बचेगा, 43 नहीं कटेगी, 17 से देखिए, 17 दूनी 34, 34 के बाद 9 बचेगा, 93 नहीं कटेगा, 19 से देखिए, 19 दूनी 38, 5 बचेगा 53, 19 से भी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसी संख्या होगी? ये हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? 433। सर जी 433 ही ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या नहीं है, जो कि भाज्य संख्या नहीं है। ये भाज्य संख्या नहीं होने का मतलब ये कैसी संख्या है? यही अभाज्य संख्या, और इसी को हमें ढूंढना था कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। और मान लीजिए कि अगर ये हमारा दूसरे ऑप्शन में नहीं मिलता तो हम फिर तीसरा देखते, फिर चौथा देखते। लेकिन अगर ये दूसरे ऑप्शन में हमें मिल गया तो अब हमें तीसरा और चौथा चेक करने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी समझदारी और चालाकी से काम लेना होता है एग्जाम में। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित है? अब यहां पर आ गया विभाजकता का नियम। कोई संख्या अगर 12 से विभाजित होती है, मेरे प्यारे दोस्त, 12 से विभाजकता क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा। क्या नियम होता है 12 से विभाजित होने का संख्या के? कोई संख्या अगर 12 से विभाजित होती है तो देखिए जो संख्या 12 है ना, उस 12 को हम लोग 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4। इसका मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 और 4, 3 या 4 नहीं, 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड हो, विभाजित हो, किससे किससे? 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, वही संख्या क्या होगी? 12 से विभाजित होगी। अब आप में से कई बच्चे होंगे बोलेंगे सर हमें 3 और 4 की विभाजकता का नियम भी नहीं पता है सर, ये भी रिवाइज करा दीजिए। तो बिल्कुल करा देते भाई। देखो 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजकता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 3 से विभाजकता की बात करते हैं कि कोई संख्या कैसे पता करें सर जी कि वो 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो अगर संख्या के अंकों का योग, मेरे प्यारे भाई, किसका? संख्या के अंकों का योग, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजकता क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कैसे पता करें कि कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है? अगर हम 4 से विभाजकता देखते हैं तो इसकी विभाजकता का नियम होता है कि लास्ट 2 डिजिट यानी आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो संख्या 4 से डिवाइड होती है। या फिर इसी में क्या होता है कि आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक अगर 0 होते हैं, क्या होते हैं? आखिरी 2 अंक अगर 0 होते हैं, 0 0 मतलब इकाई पे भी 0 हो और दाही पे भी 0 हो, तो भी वो संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक, अब यही देखना है यहां पर, यानी जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो पहली संख्या पर बात करें तो इसके आखिरी 2 अंक है 4 4 यानी 44। अब अगर ये 44 है तो 4 से तो डिवाइड होगी, क्या ये 3 से भी हो रही है? तो 3 से विभाजकता के लिए क्या करना है? हमें इसके अंकों का योग करना है। 4 4 8, 8 7 15, 15 4 19 और 1 20। 20 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये संख्या सर जी 3 से डिवाइड नहीं होगी।
भले ये 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हुई तो ये 12 से डिवाइड नहीं होगी। नियम ये कहता है कि दोनों से विभाजन होना चाहिए, 3 से भी और 4 से भी। अगली संख्या पर अगर हम बात करते हैं तो अगली संख्या को देखिए क्या है, 56 है। सर जी 56 तो 4 से विभाजित होता है, ठीक है, 3 से हो रहा है क्या? नहीं। 6 5 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 2 29। सर जी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑप्शन खत्म हो गया। 76 सर जी 4 से डिवाइड होता है, लेकिन क्या 3 से हो रहा है? 4 3 7, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 6 29। सर जी नहीं हो रहा है। तो अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे में चेक मत करिए भाई। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 गलत साबित हो गए तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है कि यही सही होगा। ये मजबूर है कि अगर 3 गलत साबित हो गए तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा कि सर जी 57,228 वो संख्या होगी जो कि किससे विभाजित होगी? 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। और ये सवाल आपका यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 25/10/2018 को पहली शिफ्ट में पूछा गया था नंबर सिस्टम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने क्या नियम बताया था? पहला ही नियम, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। तो इसकी इकाई का अंक तो सर 3 है, तो यही वो संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने देखो अभी तो बताया आपको थोड़ी देर पहले, पूरे के पूरे नियम लिख दिए थे। यहां पर देखिए लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है, ठीक है भाई, इसको याद रखना है। ऐसे ही सवालों को आपको चटपट वहां पे भी करना होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित है? क्या बात है। देखिए 24 से विभाजकता क्या कहती है? 24 से विभाजकता देखिएगा ध्यान से, कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 24 से विभाजित होती है या नहीं होती है? मेरे प्यारे दोस्त 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3। इसका मतलब यह है कि सर जो संख्या 8 से और 3 से दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो 24 से विभाजित होगी। मतलब 8 और 3 से दोनों से, एक से नहीं, 8 या 3 नहीं, 8 और 3 से जो दोनों से डिवाइड होगी जो दोनों से विभाजित होगी वही किससे विभाजित होगी? 24 से। अब सर जी 3 से विभाजकता का तो नियम आपने पहले बता दिया, लेकिन सर हमें यह बता दीजिए कि 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए भाई मैं आपको बताता हूं 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है। सुनिएगा मेरी बात। किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक यानी इकाई का अंक, दाही का अंक और सैकड़े का अंक, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक। या फिर अगर आखिरी 3 अंकों के स्थान पर, लास्ट 3 डिजिट स्थान पर आखिरी के, लिख दे थोड़ी इंग्लिश, आखिरी के 3 अंक, अगर किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक क्या हो? 0 0 0 हो, आखिरी 3 अंक क्या हो? 0 हो, तो भी वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। मतलब इकाई के स्थान पे भी 0 हो, दाही के स्थान पे भी 0 हो और सैकड़े के स्थान पे भी 0 हो, तो क्या होगा? वो भी उस स्थिति में भी संख्या 8 से विभाजित होगी। 3 से विभाजकता क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी ही होगी। अब चेक कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इस पर एक चीजों को और भी समझ लेते हैं। देखो एक नियम मैं आपको और भी बता दे रहा हूं।
जब आप 8 से विभाजकता चेक करें, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप 8 से विभाजकता को चेक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये नियम भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता है, जिसके कारण कभी कभी समय ज्यादा होता है। 8 से विभाजकता आप आखिरी के 3 अंकों में चेक करते हैं, चेक करेंगे ना, आखिरी के 3 अंक में, उसमें अगर सैकड़े का स्थान वाला अंक सम अंक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इकाई, देखो जल्दी नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं, इकाई, दाही और सैकड़े, आखिरी के 3 अंक में ही आप 8 से विभाजकता चेक करेंगे। अगर सैकड़े के स्थान का अंक सम अंक है, ये अगर सम है, तो 8 से विभाजकता सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं दोनों में चेक कर लीजिए, फिर इसको लेने की आवश्यकता नहीं है अगर ये सम अंक है। अगर ये विषम अंक है, सैकड़े के स्थान का अंक अगर विषम अंक है, तो फिर आप ये विभाजकता तीनों में चेक करें, नहीं अगर ये सम है तो सिर्फ आखिरी के 2 में चेक कर लीजिए, काम खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं 8 से विभाजकता में आखिरी के 3 अंक में ये सर विषम अंक है, तो हमें तीनों में चेक करनी है। क्या ये 528 8 से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 8 छंग 48, 4 बचेगा, 8 छंग 48, सर ये हो तो रहा है 8 से विभाजित, लेकिन 8 से विभाजन के साथ साथ ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्या? 8 2 10 5 15, 15 7 22, 22 और 5 27, सर जी हो तो रहा है, तो यही अपना आंसर हो गया। लीजिए अपना आंसर सीधे सीधे मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। अब किसी और को आप चेक ही मत करो, खुदा ना खास्ता अगर हमने सीधे ऑप्शन डी पर जंप किया तो अपना आंसर ये मिल गया। होता क्या है, अमूमन आप नीचे से वो शुरुआत नहीं होती है, ऊपर से ही होती है। जैसे अगर हम इसमें करते 744 देखते हैं, तो 8 9 72, 8 3 24, ये सर 8 से तो डिवाइड होगा, लेकिन ये क्या 3 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके आखिरी के 3 अंकों में देख रहे हैं तो इस सैकड़े के स्थान का अंक हमें सम दिखाई दे गया, तो 8 से विभाजकता आप सिर्फ 56 में चेक करेंगे, तो आप बोलोगे सर हाँ 56 तो 8 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्या ये पूरी संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही भाई? तो 8 8 16 2 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अगला सवाल, चलिए ये 2019 यानी कि जब वैकेंसी कितनी हुई थी? 568 वाली, ठीक, 49,568 वाली, तो उसमें पूछा गया था 27 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर था। जनवरी में हुआ था ये पेपर, वो 18 में हुआ था जून में, और ये हो गया था अगली ही वैकेंसी 49,568 वाली, जो कि जनवरी में एग्जाम हो गया था इसका। वैसे ही इस बार हो रहा है कि वैकेंसी आई और तुरंत के तुरंत आपका एग्जाम लेने की बारी आ गई। तो एक ऐसी चीज पढ़िए, एक ऐसा कलेक्शन पढ़िए जो आपको एग्जाम में भरपूर मदद कर दे। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अमूमन लोग ऐसे नहीं पढ़ाते, वो थ्योरी पढ़ा देंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर अपने सवालों पर आते हैं, लेकिन सवाल के साथ जब आप थ्योरी को रिवाइज करते हैं, इसको आप रिवीजन भी समझ लीजिए, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दिमाग में। ठीक है, और ये बात खुद आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करिए। चलिए देखिए, अगर हम 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें जो 6 से विभाजित हो, वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो बोलोगे सर जी 1000। लेकिन सर 1000 को अगर हम देखें तो क्या ये 6 से डिवाइड होगी? तो आप बोलोगे सर 6 से विभाजकता का मतलब सर ये 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, तब तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा भाई 1000 जो है ना, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कटता। तो अगली संख्या क्या आ गई? बोले सर अगली संख्या आ गई हमारे पास 1002। सर जी ये 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, तो 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो अपने पास क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1002। कितनी हो गई? 1002।
अब इसके अंकों का जो योग होगा वो अपने पास क्या होगा, 1 + 0 + 0 + 2, यानी इसके अंकों का योग हो गया 3। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्या हो गया 3। अब हमसे ये पूछ रहा था कि अब हमें 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग निकालना था और फिर उसके योग का गुणनफल निकालना था। मुझे एक तो बात तो पता चल गई कि भाई 4 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग 3 है। अब हम 5 अंकों की उस छोटी संख्या को निकालें जो कि 11 से डिवाइड हो, फिर उसके अंकों का योग मान लीजिए हम x निकालते हैं। अगर हम x को 3 से गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो 3x आएगा, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 3 से कटने वाली संख्या बनेगी। तो यहां पर 3 से कटने वाली संख्या तो सिर्फ एक ही है, यानी कि 6, यही अपना उत्तर हो गया। अब आप चाहो तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से कट रही है उसके अंकों का योग निकालो, और चाहो तो ना निकालो, क्योंकि आंसर यही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे 5 अंकों वाली संख्या के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो कि किससे डिवाइड होनी चाहिए, 11 से। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है मेरे प्यारे भाई 10,000। क्या होती है, 10,000। अब अगर ये संख्या 11 से विभाजित होगी क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती, संभव नहीं है, 11 से विभाजकता के नियम के अनुसार नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आपने इसके बाद वाली संख्या को लिखा 10,001 को, आप तुरंत बोलेंगे सर ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि इसके अल्टरनेट स्थान पर जो अंकों का योग होगा, जैसे 1 + 0 और प्लस यहां पर 1, तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना। 5 अंकों की 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या पर हमें बात करनी थी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 10,000 है। इसके बाद की अगली संख्या क्या होगी, 10,001 होगी। लेकिन हम ये देखें क्या 10,001 हमारे पास भाई साहब क्या 11 से विभाजित होगी, तो 1 + 0 + 1 2 हो गया, और ये हमारे पास 0 ही रहेगा। तो आप बोलोगे नहीं सर 10,001 किसी भी तरीके से 11 से विभाजित नहीं होगी। होगी क्या, आप बोलोगे सर नहीं हो सकती 11 से विभाजित। नहीं दिख रहा ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर ये 11 से विभाजित नहीं हो रही तो हमें आगे की संख्या देखनी पड़ेगी, यानी 10,002। जैसे मान लीजिए कि हमने 10,002 को ले लिया। अब क्या 10,002 11 से विभाजित होगी, तो हो सकता है हो सकता है ना होगी। तो आप बोलोगे सर 2 1 3 हो जाएगा, सर संभव तो नहीं हो रहा, नहीं होगी, कोई बात नहीं। 10,003 को देखिए, बोलोगे सर नहीं होगी 11 से विभाजित, संभव नहीं है। 10,004 को देखिए, तो बोलोगे सर नहीं होगी 11 से विभाजित। 10,005 को देखिए, नहीं होगी सर, 11 से विभाजन नहीं होगा सर। 10,006 को देखिए, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा विभाजन। 10,007 को देखिए, आप बोलोगे सर नहीं होगा विभाजन। 10,008 को देखिए, आप बोलोगे सर 11 से डिवाइड ये भी नहीं हो रही, सर कोई तो बताओ जो हो जाए। मैंने कहा 10,010 देखोगे, 10,000 अगर 10 को देखें तो क्या ये 11 से विभाजित हो रही है। अगर हम 10,010 को देखें तो आप बोलोगे सर एक यहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है, सर 10,010 ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाएगी, और ये 5 अंकों की है, सबसे छोटी है जो कि 11 से विभाजित हो रही। तो ये भी निकालना आपको आना चाहिए कि इसी में आपको समय लगेगा एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं, यही संख्याएं छांटने में ही आपको समय लगेगा, और कई बार इसी में गलतियां होंगी। इसीलिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जो 3 से कटा वो आंसर था। ठीक, चलो, तो 11 से कटने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो बोलोगे सर 10,010 हो गई। अब अगर इसके अंकों का योग देखोगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसके अंकों का योग 3 आया था और इसके अंकों का योग 2 आया है। अगर हम दोनों का गुणा करेंगे 3 × 2, क्योंकि गुणनफल पूछा था, तो अपने पास उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर 6 बनेगा। बोलो भाई, समझ में आई बात, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। और ये देखिए 27 जनवरी 2019। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99,999 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है।
और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पूछेगा तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो भाई हमारे पास 10,000 होगी। इनके बीच का अंतर पूछ रहा था तो मेरे प्यारे भाई इनके बीच का अंतर निकालने के लिए तो कोई भी कठिन काम नहीं होगा। तो आप बोलोगे इनके बीच का अंतर सर जी 98,999 आएगा और वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखा जाए तो बोनस था ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल 27 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया गया था। क्या है सवाल? किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 था। यानी हर एक बच्चे को जो किताबें मिली हैं वो कुल बच्चों की संख्या का 1/8 है। अगर मैं ये कह दूं कि कुल बच्चों की संख्या 8 है तो उसमें हर एक बच्चे को जो किताब मिली होगी वो 1 मिली होगी। ठीक है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। बच्चों की संख्या अगर आधी होती तो कुल नोटबुक कितनी है? मैं ये कह रहा हूं कि आपको समझना सिर्फ इतना सा है कि कुल नोटबुक जो भी होंगी इसको समझना है। शुरुआत में प्रत्येक बच्चे को 1/8 नोटबुक मिल रही थी। तो मैं अगर ये मान लेता हूं कि बच्चों की अगर कुल संख्या, ठीक है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं बच्चों की, अगर बच्चों की कुल संख्या, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, ये बात बहुत जरूरी है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 है। ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर ये मान लेता हूं कि कुल बच्चों की संख्या 8 है तो प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर प्रत्येक बच्चे को मिली जो नोटबुक होगी वो 1 होगी। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक यही तो होगी। हाँ सर यही होगी। अब अगर बच्चों की संख्या को ही आधा कर दिया जाए, पहले बच्चों की संख्या अगर 8 थी तो अब अगर हम बच्चों की संख्या को आधा कर देते हैं तो बच्चों की संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन नोटबुक अभी भी प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगी वो 1/8 ही मिलेगी। यानी बच्चों की संख्या का 1/8 नोटबुक मिल रही है। तो अब प्रत्येक बच्चे को नोटबुक जो मिलेगी वो कितनी होगी? अब प्रत्येक बच्चे को मिली जो नोटबुक की संख्या होगी वो 4 × 1/8 होगी, यानी 1/2 होगी। हाँ या ना? बोले हाँ सर। और इसकी संख्या सवाल में कितनी है? 16 है। तो 1/2 का मान 16 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो गया? 32। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? कुल कितनी नोटबुक बांटी गई ये बताना है। ध्यान से सुनना, मैं आपसे जो कहने की कोशिश करूंगा ना उसको देखो। अगर एक बच्चे को 32 नोटबुक मिली और टोटल हमारे पास संख्या में 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 8। तो 32 × 8 कितना होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगेगा 1, 8 × 24 और 1 25। तो यहां पर आपके पास 256 दिखाई देगा। तो आप बोलोगे अरे सर 256 कैसे? आप बोलोगे सर 256 नहीं आएगा। कितना आएगा? अगर हमसे ये पूछा कुल कितनी नोटबुक बांटी गई तो आंसर इनमें से कोई होना चाहिए। सर ये 256 तो इसमें से है ही नहीं, फिर अब क्या गलती हो गई? सुनो देखो क्या गलती हो गई, समझो, कोशिश करो। ये सवाल बहुत, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं, लिख लो जरा कहीं पे, बहुत गजब का सवाल है। और जैसे मैंने यहां पर आपको गलती करके दिखाई ना कि ये मैंने सामने सामने चीजें लिखी और उसके बावजूद आपको लगेगा कि अरे यार लिखा तो सब सही है लेकिन फिर आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है। तो यही गलती आपसे एग्जाम में ना होने पाए, याद रखना। ये गलती 80% बच्चों से एग्जाम में होती है और आपसे नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा क्या करोगे इसमें? तो समझ आई क्या गलती हुई आपसे? नहीं आया ना? देखो बड़ा चीजें जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो चीज बहुत ज्यादा सरल थी, सर हमसे गलती कहां हुई है। भाई आप आंसर ऐसे ही दे सकते थे, ये सब लिखने की आवश्यकता थी नहीं। बोले सर ऐसे कैसे? मैंने कहा जो संख्या 16 से कटेगी ना वो आंसर होगी। बोले अच्छा। हमने यस, कैसे सर?
भाई अगर मैं ये बोल देता कि सपोज करो एक लाइन में अगर आंसर निकालना होता, मैंने कहा कुल बच्चों की संख्या मान लीजिए अगर x है, मैंने ये कहा कि कुल बच्चों की संख्या x उस विद्यालय में या क्लास में, और अगर प्रत्येक बच्चे को 16 किताबें मिली हैं तो 16 गुणे x टोटल किताबें होंगी कि नहीं होंगी? बोलो हाँ सर। 16 गुणे x टोटल किताबें होंगी, हाँ सर। तो इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 16 का गुणज होना चाहिए। अब आपको अगर 16 का पहाड़ा आता है तो बताइए 16 के पहाड़े में कहीं 62 आ सकता है? 16 के पहाड़े में कहीं 126 आता है? 16 के पहाड़े में कहीं भी 254 आता है? लेकिन 16 के पहाड़े में 512 जरूर आता है। 16 तय 48, 16 दूनी 32, 32 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 32 बार। अब ये तो बात हो गई कि ये सर एक लाइन में हमारा उत्तर आ गया, लेकिन सर हमें पूरा भी करके बता दीजिए कैसे होगा। हाँ भाई बिल्कुल बता देते हैं, देखो जरा। और पूरा भी सवाल इसी में है। देखो, बच्चों की संख्या का 1/8 पुस्तक बटी है। मान लीजिए कि अगर मैंने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि जैसे उसमें अभी मैंने करके बताया था, लेकिन बस उसी में क्या है ना कि मैं आपको ये बता देता हूं x के साथ। मान लीजिए बच्चों की कुल संख्या हो गई x, तो प्रत्येक बच्चे को जो मिली पुस्तक होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रत्येक बच्चे को मिल रही होगी, कितनी किताबें मिलेंगी? प्रत्येक बच्चे को मिली किताब, तो बोलोगे सर जितने भी बच्चे थे उनका 1/8वां हिस्सा मिल रहा था, यही तो लिखा है। यानी कि सर x किताबें मिल रही हैं प्रत्येक बच्चे को, हाँ या ना? मिल रही। तो आप बोलो यहां से कुल कितनी किताबें बटी होंगी? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो टोटल बुक्स बटी होंगी ना वो कितनी बटी होंगी? सर जी 8x बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को अगर x किताब मिल रही तो टोटल 8x² किताब बटी होगी। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, हाँ या ना? हाँ सर। मेरे प्यारे दोस्त, अब ये कह रहा है अब बच्चों की संख्या को आधा कर दिया गया, तो जो पहले बच्चों की संख्या थी 8x थी, अब बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर अब जो है बच्चों की संख्या क्योंकि आधी हो गई है। ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको इतनी चीजें लिखनी है। अब बच्चों की संख्या अगर आधी हो गई तो 4x हो गई है। बच्चे ध्यान से सुनना। और अभी की बात करें तो प्रत्येक बच्चे को, अगर अभी की बात करें तो प्रत्येक बच्चे को 16 किताबें दी जा रही हैं। प्रत्येक बच्चे को कितनी किताब मिल रही है? आप बोलोगे 16 किताब। तो टोटल कितना होगा अब? तो आप बोलोगे सर टोटल बुक, अगर हम अब की बात करें तो अब हमारे पास टोटल बुक होगी 4x गुणे में 16। तो टोटल किताबें तो वही होंगी ना, जितनी पहले थी उतनी अब होनी चाहिए। पहले टोटल किताब कितनी भाई? 8x²। अब टोटल किताब कितनी भाई? 4x गुणे 16, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया 8x², यहां पर हो गया 4x गुणे 16। ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। x से x का काम खत्म, 8 से 16 खत्म। बोले हाँ सर खत्म। तो मैंने कहा भाई x का मान कितना आ गया? तो बोलोगे सर जी x का मान तो 8 आ गया। x का मान अगर 8 आ गया तो कुल किताबों की संख्या के लिए आप मान चाहे यहां पर रख दीजिए और चाहे यहां पर रख दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर मान रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 गुणे 8 512, तो कुल किताबों की संख्या कितनी होगी? 512। लेकिन इतना सब लिखने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये एग्जाम का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम का सॉल्यूशन ये लिखा है, एग्जाम वाला सॉल्यूशन ये है, एग्जाम वाला सॉल्यूशन। ये आपको एग्जाम में कैसे करना है, पेपर के समय जब आप सवालों को करेंगे तो कैसे होगा, आप समझे बात हमारी। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। देखिए ये भी आपसे पूछा गया 27 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में। ये कब पूछा गया था? ये भी अपना सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था और ये भी सेकेंड शिफ्ट में। आइए, एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपए 82 पैसे की राशि है। 74 रुपए 35 पैसे जमा करने और 50 रुपए 17 पैसे निकालने के बाद वो अपने बैंक खाते की राशि को 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? ठीक है, कहने का मतलब अगर एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपए 82 पैसे थे, तो अब इसने क्या किया? 100 रुपए 82 पैसे में 74 रुपए 35 पैसे इसमें जमा करा दिए। 74 रुपए 35 पैसे इसने जमा कराए और इससे 50 रुपए 17 पैसे निकाल लिए। 50 रुपए 17 पैसे इससे निकाल लिए। अब इसके पास यहां पर जो भी पैसा है
उससे वो क्या खरीद रहा है, उससे वो खरीद रहा है चॉकलेट। और मेरे प्यारे भाई अगर एक चॉकलेट को बोला गया कि एक चॉकलेट है 5 रुपए की, तो कितनी चॉकलेट खरीदेगा, यानी n बराबर आपको पूछ रहा है। बस ये सवाल हो गया। एक लाइन में सवाल को आपको निपटाना है, बताना है कितनी चॉकलेट खरीदी जाएगी। देखो जरा मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके अपने पास मिलेगा क्या, जरा ये देखो। पहले हम 82 पैसे और 35 पैसे का हिसाब करके 17 पैसे से हटा देते हैं। 8 3 11, 5 2 7, 11 और 7 का मतलब 117 पैसे में 17 पैसे हटा देंगे, 100 पैसे बचेंगे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपए। तो 174 और 175 में से अगर हमने 50 को माइनस कर दिया है, 100 प्लस 74 174, 100 पैसे यहां से बचे थे, वो 1 रुपए बनेगा। तो 175 रुपए में से अगर मैंने 50 रुपए घटा दिए तो हमारे पास रुपए बचा 125, और 125 रुपए को अगर मैं 5 से विभाजित कर लेता हूं तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो भाई 25 चॉकलेट खरीदेगा, यानी n का मान 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल का सलूशन करना है एक लाइन में। अब इस सवाल को करने के लिए आपको इसके 4-5 स्टेप नहीं लिखने हैं कि आप इसके 4-5 स्टेप लिख रहे हैं फिर आप सवाल का आंसर निकाल लें, तो फिर भाई समय हो जाएगा। फिर आप कहोगे लो भैया 2 बात सर ने बताई नहीं थी आखिरी समय पर। सर ने बताई थी, आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है ना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन ये 100 13 से डिवाइड नहीं होगा। 100 के पार जब हम जाएंगे तो एक ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जो कि 13 से डिवाइड हो और 3 अंकों वाली हो। तो वो संख्या होती है 13 8 104, यानी संख्या होगी 104 जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और जो कि 13 से डिवाइड होगी। अब इसी 104 को आपको 16 से विभाजित करना है और यह बताना है कि शेषफल क्या रहने वाला है, बस। तो 16 छक्के 96, 6 बार तो कंप्लीट हो जाएगा। 104 में से अगर मेरे प्यारे दोस्त आपने 96 को घटा लिया तो आपके पास जो शेषफल बचेगा वो शेषफल 8 बचेगा और ये आपका आंसर बनेगा। आपसे ये नहीं पूछा था कि उसका भागफल क्या आएगा ना, आपसे पूछा कि उसको भाग देंगे अगर 16 से तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल मेरे प्यारे दोस्त कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए सवाल संख्या अगले पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6561 का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आता है। ये सवाल तो देख के उत्तर बताया जा सकता है कि सर जी 9 ही आएगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे, अगर आपके पास संख्या लिखी है 6561, तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसका वर्गमूल क्या आएगा, 81। इस 6561 का वर्गमूल हो गया 81। वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी 81 को हम विभाजित करेंगे किससे, 81 को हम विभाजित करेंगे 81 के स्क्वायर रूट से, इससे। तो ये अपने पास क्या बनेगा, 9, और 9 से अगर 81 को विभाजित करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर तो 9 ही आएगा ना भाई। 9 9 81 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। ये सरल सवाल था, ये सवाल बहुत सरल था, लेकिन भाषा इसकी बहुत अच्छी है कि कई बार ये सवाल बच्चों को 2 या 3 बार सवाल पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। ये इस प्रकार का सवाल है। नेक्स्ट, एक्स के बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे की धनराशि है। 55 रुपए 31 पैसे जमा करने और 84 रुपए 33 पैसे की निकासी के बाद शेष क्या बचेगा। यहीं पे करना है, अलग नहीं करना। इतनी पहले से जमा है, 55 31 जमा करना है, 84 33 निकालना है। लिखने की जरूरत नहीं है। 54 पैसे और 31 पैसे को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 95 पैसा, 5 3 8 85 पैसा बचेगा, 85 पैसा।
85 पैसे में से अगर हमने 33 पैसे को घटा दिया, 85 पैसे में अगर हमने 33 पैसे को घटा दिया तो हमारे पास 52 पैसा बचेगा। अब यानी दशमलव के बाद 5 और 2 आएगा, इसमें 5 8 है, इसमें 5 8 है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास से खत्म हो गए। हमने दशमलव के बाद वाली संख्याओं का हिसाब किताब कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब दशमलव के जो बाईं तरफ संख्याएं लिखी हैं उनका हिसाब किताब करते हैं। 86 + 55 तो 8 5 13, 6 5 11, 141। 141 में से आपको 84 घटाना है और 141 में से अगर आप 84 घटा लेंगे तो आपका आंसर आपके पास मिलेगा 57 रुपए 52 पैसे। ये भी खत्म हो जाएगा भैया। 11 में से 4 घटाओगे 7 बचेगा, 8 नहीं आ सकता है। 57 रुपए 52 पैसे। ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम में जब कर रहे हो तो अलग से लिखने की अपेक्षा पहले ही थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस डाल लीजिए कि आप इन प्रश्नों को देखते ही करें, इसको लिखने की आवश्यकता ना पड़े। इस बात की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए 18 फरवरी से पहले तक। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न। ये है आपका अगला क्वेश्चन। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे ही एक सवाल आया मिलता जुलता। अब 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया था 1001 एक ऐसा नंबर होता है जिसके विषय में मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 अंकों की संख्या भी है और 4 अंकों की संख्या के साथ साथ होने पर ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है, क्योंकि ये इन्हीं का गुणनफल होता है। तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या आएगा? बोलोगे सर इसके अंकों का योग आएगा 2 आएगा। और यही संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 13 से भी कटती है। तो फिर से इसके अंकों का योग क्या आएगा? 2। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1001 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जो 11 से कटेगी। तो इसके अंकों का योग क्या आएगा? 2। 1 + 1 2। और 1001 ही वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जो भाई साहब 13 से भी कटती है। तो फिर से इसके अंकों का योग कितना आएगा? 2। अगर इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास जो गुणनफल होगा जो पूछा जा रहा है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मजा आई? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो संख्या है ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। विभाजकता में इसकी बड़ी पूछ रहती है। पूछ होने का मतलब बहुत पूछी जाती है। अगला सवाल है, 5 अंकों की एक संख्या है 247 x 8, ये 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x के स्थान पर ले सकता है? यूपी कांस्टेबल 2019 28 जनवरी का क्वेश्चन है। आइए देखिए, संख्या है अपने पास 247 और उसके बाद लिखा है यहां पर x और उसके बाद लिखा है 8। अब ये संख्या अगर 44 से विभाजित हो रही है, बहुत प्यार से सुनिएगा, तो 44 से विभाजित होने का मतलब यह है कि ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। 4 से विभाजकता का नियम अभी मैंने आपको बताया था कि 4 से कोई संख्या की विभाजकता का नियम क्या होता है, बताइए। आप लोग खुद से जवाब देना अपने आप को, वीडियो को रोककर। ठीक है, तो 4 से विभाजकता क्या होती है? 4 से विभाजकता होती है भाई कि अगर हम आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देखें तो इसके आखिरी के 2 अंक क्या है? x और 8 है। यानी हमें सिर्फ x और 8 को अगर 4 से डिवाइड करना है और ये पता करना है कि x की जगह क्या आ सकता है। तो देखिए x की जगह क्या क्या आ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि x की जगह 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब संख्याएं आ सकती हैं। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो संख्या बनेगी 0 8 जो कि 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी, तो x की जगह हमारे पास 0 आ सकता है।
1 रखेंगे 18 बनेगा, 4 से कटेगा नहीं। 2 रखेंगे 28 बनेगा, कट जाएगा। 3 रखेंगे 38 बनेगा, कटेगा नहीं। 4 रखेंगे 48 बनेगा, कट जाएगा। 5 रखेंगे 58 बनेगा, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 68 बनेगा, कट जाएगा। 7 रखेंगे 78 बनेगा, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे 88 बनेगा, कट जाएगा। यानी अगर हम इसे 4 से विभाजकता के अनुसार देखते हैं तो x की जगह क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 भी आ सकता है। जब हम किस नियम को देखेंगे? 4 से विभाजकता का नियम इस संख्या में लगाएंगे। तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 0, 2, 4 या 8। 0, 2, 4, 6 या 8। बोले सर हमें तो एक ही चाहिए, इनमें से इतना तो हम नहीं ले पाएंगे। हमने कहा भाई बात तो सही है, इनमें से इतना तो नहीं ले पाओगे। कौन सा ले सकते हैं? एक नजर जरा ऑप्शन पर लगाइए। क्या इस ऑप्शन में कहीं पर 1 है? इसमें से ही कुछ आ सकता है, तो 1 है क्या इसमें? कहीं नहीं है सर, ये नहीं हो सकता है। 2 है, 2 है सर, 2 आ सकता है। 3 है क्या इसमें? कहीं नहीं है सर, 3 तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, क्योंकि यही 2 ऑप्शन बचे हैं। तो यहां से 0 खत्म, 6 खत्म, 8 खत्म। या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अब रख के देखिए और 11 का नियम विभाजकता का लगाइए। अगर मान लीजिए कि 247 और x की जगह हमने 2 रख दिया और यहां पर 8 है। अब इसमें अगर हम 11 की विभाजकता का नियम लगाते हैं तो 11 की विभाजकता का नियम 8, 7, 15, 15, 2, 17। यहां पर 4 और 2, 6। 17 में से 6 माइनस करेंगे 11 आएगा। और अगर इनका जो अंतर होता है वो 0 या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित मानी जाती है। इसका मतलब x के स्थान पर क्या आने वाला है? x के स्थान पर 2 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। क्लियर है? तो x के स्थान पर क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 2 मिलेगा। और ये बड़ा लाजवाब सवाल है। लाजवाब जानते हैं किस लिए है? लाजवाब इसलिए है कि कई सारे बच्चे जब ये देखेंगे कि x के लिए इतने संभावित मान, फिर उनका दिमाग चकराएगा कि अरे यार अब हम क्या करेंगे। जबकि वही सबसे बात सरल हो जाती है, क्योंकि इसको और ऑप्शन को देखेंगे तो कुछ चीजें हमारे पास से वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नोट करिए। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या है अगला सवाल। ये है 256 और के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल को ज्ञात करें और फिर परिणाम के गुणनफल के वर्गमूल को ज्ञात करिए। 256 का वर्गमूल होता है 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। इन दोनों का गुणनफल आएगा 64। और फिर परिणाम का वर्गमूल यानी 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। और आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। भाषा बहुत अच्छी है सवाल की। मैं सवाल नहीं कह रहा हूं कि सवाल अच्छा है, सवाल बिल्कुल ही लतीहड़ है, बिल्कुल 2 कौड़ी का सवाल है, लेकिन इस सवाल की भाषा उतनी ही जबरदस्त है। मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल आप बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। x के पास इतनी राशि, इतनी जमा करने के बाद, इतनी निकालने के बाद उसके पास कितनी राशि बचेगी। फिर से वैसे ही सवाल, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर सवाल वैसे ही है तो आप लोग इसको स्वयं से भी करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताओगे कि सर जी कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर ये है। जल्दी से बताना है सभी को। कमेंट बॉक्स में आंसर सब लोग जरूर बताएंगे कि क्या आंसर मिलने वाला है। ठीक है, बताओगे ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं अगले सवाल पर आपको लेकर चल लेता हूं। चलिए बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा 2 पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल 64 है? गुणनफल 64 होना चाहिए, उसका योग क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर मान लीजिए एक पूर्णांक हमारे पास a है, एक पूर्णांक हमारे पास b है और इनका गुणनफल हमारे पास 64 है, तो 64 हमारे पास किन किन संख्याओं का गुणा करके आ सकता है? हालांकि ये सवाल तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है कि 88 64 भी हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम योग भी ध्यान करना है। न्यूनतम योग उसका 12 होना चाहिए। न्यूनतम योग पूछ रहा, न्यूनतम यानी कम से कम योग क्या होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा। 64 कब कब आ सकता है? तो आप बोलोगे सर 1 का गुणा 64 में करेंगे तब आएगा, 2 का गुणा 32 में करेंगे सर जी तब आएगा। ठीक है, 4 का गुणा 16 में करेंगे सर जी तब आएगा, 8 का गुणा सर जी 8 में करेंगे तब आएगा। इसके अलावा नहीं आ सकता है 64। 64 अगर गुणनफल आ रहा है तो 64 गुणनफल आने की संभावना ये है ना कि 1 गुणा 64 करें 64 आ सकता है,
2 गुणा 32 करें 64 आ सकता है, 4 गुणा 16 करें 64 आ सकता है, 8 गुणे 8 करें तो 64 आ सकता है। अब इसका न्यूनतम योगफल देखना है भाई, इनका अगर इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालूंगा तो 65 होगा, इसका योगफल निकालूंगा तो 34 होगा, इसका योगफल निकालूंगा तो 20 होगा और इसका योगफल निकालूंगा तो 16 होगा। अब अगर मुझे योगफल चाहिए था और योगफल न्यूनतम चाहिए था, मतलब कम से कम चाहिए था, तो वो न्यूनतम योगफल तो 16 आएगा ना। तो 16 अपना कौन से ऑप्शन में होगा? डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? डी। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा या भाग करना पड़े, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपसे कह दे कि गुणा करो या फिर भाग करो, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे आपके पास लिखा था 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या करना है? 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए, ये कह रहा था सवाल। तो अब आप ऐसी स्थिति में जानते हैं क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप 1200 के छोटे छोटे फैक्टर टुकड़े कर लीजिए। अब जैसे 1200 को 2 से काट देंगे तो 600 हो जाएगा, फिर इसको 600 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 75 हो जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 होगा, और आखिरी में भी 5 से विभाजित कर लेंगे तो 1 होगा। तो देखो जरा कितने पेयर आपके पास जोड़े किसके किसके बनना है भाई। 2 की शादी 2 से हो गई, इस वाले 2 से, इस वाले 2 की शादी इस वाले 2 से हो गई, इस वाले 5 की शादी इस वाले 5 से हो रही है। इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब उसी जाति का व्यक्ति, उसी धर्म का व्यक्ति उसी जाति या धर्म में शादी करेगा, अन्य में नहीं करेगा। 2 ने 2 से शादी करी, इस 2 ने इस 2 से शादी करी, इस 5 ने 5 से शादी करी। किसकी शादी नहीं हो रही है? सर 3 की नहीं हो रही है। अगर इसकी शादी होती तो किससे होती? तो बोलोगे सर 3 से ही होती। इसका मतलब अगर हम सर जी 3 का गुणा कर लेते तो 1200 की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। कितनी हो जाती? 3600 हो जाती। और 3600 किसका पूर्ण वर्ग होता है? बोलोगे सर जी 60 का। ठीक है, बात समझे भाई? तो ये आपके नंबर सिस्टम में आने वाले सवालों का पूरा विस्तारण था, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ये सवाल आपके पिछले पुलिस भर्ती परीक्षाओं में संख्या पद्धति से पूछे गए थे। अब इसके बाद हम लोग अपना एलसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर है जिसमें आपके सवालों को पूछा गया था संख्या पद्धति, वो पुलिस भर्ती परीक्षा में 40,520 वाले में और 49,568 वाले में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए एचसीएफ एलसीएम शुरू कर लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं तो यूपी कांस्टेबल की 18 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है प्रश्न? 30, 60 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए अगर संख्याएं हमारे पास दी हैं जिसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है, तो शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं क्या हो सकती है। देखो जैसे हमने देखा कि 30, 60 और 72 का एचसीएफ निकालना है, तो पहला तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का, उसको जरा समझिए। आपको एचसीएफ की परिभाषा पता होनी चाहिए कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी हुई सभी संख्याएं कट जाएं, उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं ना। तो पहला तरीका क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। फर्स्ट मेथड, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं 30 को क्या लिख सकता हूं, तो 30 को मैं 6 गुणे 5 लिखता हूं। ठीक, उसके साथ मैंने कहा मैं 60 को क्या लिख सकता हूं, तो 60 को मैं 6 गुणे 10 लिख सकता हूं। ठीक, 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुणे 12 लिख सकता हूं। तो 6 तो सब में कॉमन है और सबसे बड़ी संख्या दिख रही, तो 6 तो हमारे पास आ गया सीधे सीधे। अब आप ये देखिए अगला पॉइंट
क्या 5, 10 और 12 में कुछ भी कॉमन आ रहा है अपने पास? बोले सर कॉमन है, लेकिन सिर्फ एक कॉमन है, तो एक को यहां गुणे में लिख दीजिए। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, वो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा दोस्त? 6। अब कई बार क्या होता है कि ये प्रश्न जब आप करते हो इस तरीके से, सबसे बेस्ट मेथड यही है, लेकिन इससे भी सरल तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं एक और सरल तरीके की बात करूं तो वो सरल तरीका क्या है? वो सरल तरीका है बाई ऑप्शन। मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं सबसे बड़ी संख्या को चुनता हूं HCF के लिए, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 12 है। सर जी 12 से 60 और 72 तो कट जाता है, 30 नहीं कटता है, तो अगर 30 नहीं कटता है तो ये ऑप्शन आंसर हम नहीं लेंगे। अब सर, अब हमें इसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है। कब? जब हम HCF की बात कर रहे होते हैं। तो अब बड़ी संख्या क्या है? 6। 6 से हमारा 30 भी कटता है, 6 से 60 भी कट जाता है और 6 से 72 भी कट जाता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये वो तरीका था जो आप ऑप्शन से करते तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलता। क्लियर है बात? समझ में आई HCF कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए अगला सवाल है। अब की बार इसमें आपसे लघुत्तम समापवर्तक निकालने की बात कह दिया है। बोला कि भाई लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालने का क्या तरीका है? जैसे हमारे पास संख्याएं लिखी हैं 15, 30 और 24। 15, 30 और 24 इन संख्याओं का LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा? परिभाषाई तौर पर LCM क्या होता है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई इन संख्याओं से कट जाए, वो LCM होता है। तो अगर यहां मुझे LCM निकालना है तो पहला तरीका क्या बनता है कि करना हमें वैसे ही है। देखिए जैसे मैं 15 को क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त? मैं 15 को लिख सकता हूं 3 गुणे 5। 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणे 10। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणे 8। तो 3 हमारे पास तो सब में कॉमन है, तो 3 तो हमें कॉमन ले ही लेना है। अब हमारे पास क्या क्या संख्याएं बची? हमारे पास संख्या बची 5, 10 और 8। इनको अलग लिख लीजिए, 5, 10 और 8। अब 5, 10 और 8 का अगर हमें LCM निकालना है तो ये LCM क्या होगा? देखिए 5 और 10 का तो LCM हमारे पास 10 हो गया, और 10 और 8 का अगर LCM निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों संख्याओं का जो LCM होगा वो 40 होगा। तो साथ में इसके 40 अगर लिख देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 120। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो LCM होगा वो 120 होगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम इसको ऑप्शन से करते, बिना इस तरीके के करते, ऑप्शन के माध्यम से, कि अगर हम इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मेथड से करते तो हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए? LCM क्या होता है? परिभाषाई तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो LCM होता है वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए, जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाती है? कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसी को हम लोग LCM कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि इन सभी ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, उसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढिए आप। तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या तो 60 है। सर 60 जो है वो 15 से भी कट जाता है, 30 से भी कट जाता है, लेकिन सर 60 24 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा, खत्म हो गया। अब देखो कि जो बाकी ऑप्शन बचे हैं उन बाकी ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सर बाकी ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या हमारी 120 है। 120 15 से कटता है, 15 अट्ठे 120। 120 30 से कटता है, 30 चौको 120, और 120 24 से भी कटता है, 24 पंचे 120। इसलिए अपना करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी के ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और ये आपका समय बचाएगा एग्जाम में। ठीक है। देखिए LCM पूछा है 2018 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न। 25, 30 और 60 LCM का मतलब सबसे छोटी संख्या देखनी है। सारे के सारे ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या तो 150 है।
सर 150 25 से तो कट जाएगा, 25 छक्के 150। सर 150 30 से भी कट जाएगा, 30 गुणे 5 150। लेकिन सर 150 60 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब 150 अपना आंसर नहीं है। अगली छोटी संख्या कौन सी है? 240 है। सर 240 25 से ही नहीं कटेगा, अगर 240 25 से ही नहीं कटेगा तो सर जी इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब बचे हुए दो ऑप्शन में छोटी संख्या कौन सी है? तो 300 है। सर जी 300 को 25 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, 300 को 30 से काटेंगे तो भी कट जाएगा पूरा पूरा, और अगर मैं 300 को 60 से डिवाइड करता हूं ना तो भी कट जाएगा। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा 300। यानी इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 300 होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब क्या पूछा? 42 का, 60 का और 72 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इनको डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए 12 है अपने पास। क्या 12 से 42 कट सकता है? आप बोलोगे नहीं कट सकता, इसलिए 12 तो आंसर खत्म हो गया। अगली बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है। 6 से 42 कटता है? 6 सत्ते 42, हाँ सर कटता है। 6 से 60 कटता है? 6 द्याम 60, हाँ सर कटता है। 6 से 72 कटता है? सर 6 से 72 12 बार कटता है। इसका मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ क्या बनेगा? सर जी इन संख्याओं का एचसीएफ तो 6 बनेगा, इसके अलावा तो आंसर होगा ही नहीं कोई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला सवाल, यहां पर महत्तम होना चाहिए। ठीक है, महत्तम। इनका एचसीएफ चाहिए 52 का, 78 का और 156 का। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए। तो सर जी सबसे बड़ी संख्या क्या है? बोले सर 39 है। 39 से क्या कभी 52 कट सकता है? बोलोगे सर 39 के पहाड़े में तो 52 आता ही नहीं है, 39 दूनी ही 78 हो जाता है। तो इसका मतलब 39 तो ऑप्शन से गया। अगली बड़ी संख्या क्या है? 26 है। 26 से देखिए इस संख्याएं कट सकती हैं क्या? तो आप बोलोगे सर जी 52 को अगर हम 26 से काटेंगे ना तो 26 दूनी 52 होगा। सर जी 2 बार कटेगा। मैंने ठीक भाई। सर जी अगली संख्या हमारे पास 78 दी है, और अगर हम 78 को 26 से काटेंगे तो 26 तिहाई 78 होगा, मतलब 3 बार कट जाएगा। ठीक है। अगली संख्या हमारे पास 156 दी है। क्या 156 को हम 26 से काट सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 26 पंचे 130, 26 गुणे 6 156, 26 छक्के कितना होगा? 156 होगा। तो अगर 26 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। टेंशन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इन प्रश्नों को बहुत सरलता के साथ और बहुत कम समय में कर सकते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट 2018 एलसीएम का क्वेश्चन। 52, 78 और 156 जिसका अभी आपसे एचसीएफ पूछा गया था कौन से शिफ्ट में? ध्यान से सुनना। 52, 78 और 156 का एचसीएफ पूछा गया था 19 जून 2018 की पहली शिफ्ट में। अब उन्हीं तीन संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछा गया है 19 जून फर्स्ट शिफ्ट 2018 में ही। अब देख रहे हैं चीजों को। तो अब इनका एलसीएम चाहिए किसका किसका? 52 का, 78 का और 156 का। अच्छा, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 52 को हम क्या लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर जी 52 को हम लिखते हैं 26 गुणे 2, क्योंकि ये 26 से 2 बार कट रहा था। 78 को क्या लिखेंगे? 26 गुणे 3। 156 को क्या लिखेंगे? 26 गुणे 6। तो हमारे पास 26 तो सभी में है, तो हमारे पास 26 तो आना आना तय हो गया। अब सर बची संख्याएं क्या है? तो बोलोगे सर बची संख्याएं हैं 2, 3 और 6। तो सर अगर हम 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे ना तो इनका एलसीएम तो 6 ही आएगा, और 6 का गुणा इसमें कर लेंगे। तो 6 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास संख्या क्या होगी? 156 हो जाएगी। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? 156। यहां पे मैंने ये तरीका आपको इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है जब संख्याएं बड़ी होने लगती हैं तो अब उसके पहाड़े तो आपको नहीं याद है। 26 का पहाड़ा, 52 का पहाड़ा, 78 का पहाड़ा, 156 का पहाड़ा, ये नहीं याद होता है अमूमन। तो जब नहीं याद होगा तो उसको ऐसे हम तोड़ के कर लेंगे सिंपल तरीके से, है ना। नेक्स्ट देखिए एचसीएफ पूछा है 2018 की भर्ती परीक्षा में 54, 162 और 189 का। तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुनता हूं। तो अपने पास सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27 है। एचसीएफ पूछा है ना।
54 से 27 को काटेंगे तो कटेगा? हाँ सर बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? उसके पीछे की वजह भी जरा समझिएगा। ये इसलिए कटेगा मेरे प्यारे भाई, इसके अंकों का योग भी 9 है और इसके अंकों का योग भी 9 है, तो ये इसलिए भी कटेगा। अच्छा कितनी बार कटेगा? तो ये मैं बोलूं तो 27 दूनी 54 सर, ये लीजिए 2 बार कट गया। अगली संख्या अपने पास है 162। मैं ये देखता हूं क्या 27 से 162 कट सकता है? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कटना तो चाहिए। मैं पूछूं कितनी बार कटेगा? तो आप बोलोगे सर 6 बार कटेगा। ठीक। 189, क्या 189 भी सर 27 से कट सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर 189 27 से कटेगा? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कटेगा सर जी? 7 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 से ये सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं और 27 सबसे बड़ी संख्या भी है, तो आंसर भी क्या बनेगा सर? 27 ही तो बनेगा। अगर इसको मैं उसी पुराने वाले मेथड से आपको बताऊं तो देख लीजिए, जैसे 54 लिखा है, 54 को आप क्या लिखोगे? 27 गुणे 2। ठीक है। 162 लिखा है, 162 को आप क्या लिखोगे? 27 गुणे 6 लिखोगे ना, 27 गुणे 6। फिर अगर मैं बोलूं तो अपने पास लिखा था 189, तो बोलोगे सर 189 को हम क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर जी 189 को हम लिखेंगे 27 गुणे 7। तो तीनों में कॉमन क्या है? तो आप बोले सर तीनों में कॉमन तो 27 है। उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो बची हुई संख्याएं हैं 2, 6 और 7, क्या 2, 6 और 7 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, एक के अलावा। मतलब एक कॉमन है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो 27 गुणे 1 क्या होगा? 27 ही होगा ना। तो ऐसे भी आप HCF निकाल सकते थे, अगर मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं याद है तो। जल्दबाजी मत करना एग्जाम में बस। अगला सवाल देखिए, 64, 128 और 160 का LCM क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए भाई, संख्या क्या है? 64, फिर है 128 और तीसरी संख्या क्या है? 160। इनका LCM चाहिए कि हमें इनका LCM मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाए। अब सोचिए क्या संख्याएं, क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हम इस पर काम करें। तो भाई इस 64 को आप 32 गुणे 2 लिख लीजिएंगे। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 128 को आप 32 गुणे 4 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। और 160 को आप 32 गुणे 5 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर। तो 32 तो सब में कॉमन हो गया। बोले हाँ सर 32 तो सब में कॉमन हो गया, तो ये लिख दिया। अब जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं कौन कौन सी? 2, 4 और 5। क्या 2, 4 और 5 का आप LCM निकाल सकते हैं? तो बोले सर 2, 4, 5 का LCM तो 20 आएगा। मैंने कहा हाँ भाई। तो इसी में 20 का गुणा और हो गया, तो 32 दूनी 64, यानी LCM क्या हो जाएगा? 640 हो जाएगा। और 640 आपके पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था। सिंपल सी बात थी। कोई दिक्कत हुई इसमें किसी को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। कंफर्म है? हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? चलिए अगला सवाल देखिए, 840 बटे x और 960 बटे x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। अच्छा जी। फिर कह रहा है और x भी है, और x भी धनात्मक पूर्णांक है। मतलब ये तो धनात्मक पूर्णांक है, 960 बटे x भी धनात्मक पूर्णांक है, 840 बटे x भी धनात्मक पूर्णांक है, और इसके साथ साथ जो x है ना, ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक ही है। कह रहा है x का अधिकतम मान क्या संभव होगा? x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना। अगर आपके पास संख्या लिखी है 840 बटे x, दूसरी संख्या लिखी है 960 बटे x, ठीक, 960 बटे x, अगर ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो हमसे अगर पूछ रहा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा, तो सोचिए x का अधिकतम मान क्या होगा। भाई x वही संख्या तो होगी, ध्यान से सुनिएगा, x वही संख्या तो होगी जो 840 को भी पूरी तरह से विभाजित करे और 960 को भी पूरी तरह से विभाजित करे। हाँ या ना? बोले हाँ सर। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि इन ऑप्शन का सहारा हम लेते कि हम इसका LCM वो निकालते, तो अगर मैं x को 120 रख दूं तो 120 से ये कटेगा। बोलोगे 12 सत्ते 84 सर। हाँ 7 बार में कटेगा। यहां पर अगर मैंने x का मान 120 रख दिया होता, ये 120 ही क्यों रखा इसको भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए x का मान 120 रख दिया होता तो 12 8 96 सर, ये 8 बार कट जाता।
अच्छा 120 रखने के पीछे का कि सीधे सर आपने ऑप्शन 120 कैसे उठा लिया, ये सीक्रेट हमें भी बता दीजिए। तो ये सीक्रेट देखो मैं आपको भी बता देता हूं भाई। 840 और अगर मैं 960 का HCF लेता हूं, सर HCF क्यों ले रहे हो ये भी तो बताओ। HCF बच्चे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर x का अधिकतम संभव मान पूछा है। जब अधिकतम संभव मान पूछता है तो हम लोग HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेते हैं, है ना। तो देखो भैया, अब इसको हम कैसे HCF निकालें। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 84 गुणे 10, हाँ सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 96 गुणे 10, बोले हाँ सर। मैंने कहा 84 को मैं 12 गुणे 7 लिख सकता हूं क्या, 12 गुणे 7 लिख दिया, इसको 10 लिख दिया ऐसे। इस 96 को मैं 12 गुणे 8 लिख सकता हूं और इसको मैं 10 लिख सकता हूं, बोले हाँ सर। तो कॉमन क्या है, 112 गुणे 10 120, इसमें भी कॉमन है, और 12 गुणे 10 120 इसमें भी कॉमन है। तो x का जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, 120 होगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन बी क्या उठाया, 120। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप खुद से देख से समझ जाओगे कि 12 7 84 और 12 8 96। 14 से कट नहीं सकता, 21 से कटेगा नहीं, 24 से कटेगा नहीं। 21 से 84 कभी नहीं कट सकता है, 24 से 84 कभी नहीं कट सकता है, 14 से 96 कभी नहीं कट सकता है। तो इसलिए जो बचा था हमारे पास वो क्या बचा था, सर जी 12 ऐसी संख्या होगी जिससे 84 भी कटेगा और 96 भी कटेगा। इसलिए ऑप्शन क्या उठाया, 120। क्लियर है। देखिए अगला सवाल, एलसीएम किसका, 47 141 और 88 का, 188 का। 47 141 और किसका, 188 का। ध्यान से सुनिएगा। 47 को बच्चे आप क्या लिखोगे, 47 एकम 47। 141 को आप क्या लिख सकते हो, 47 गुणे 3। और 188 को आप क्या लिख सकते हो, 47 गुणे 4। तो 47 तो सब में आ ही गया। अब हमारे पास क्या संख्याएं बची, तो बोलोगे सर हमारे पास अब जो संख्याएं बची हैं वो बची हैं 1 3 और 4। तो 1 3 और 4 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम तो 12 होगा, तो इसी में 12 का गुणा हो जाएगा। 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8 होगा, 12 चौको 48 और 8 56 हो जाएगा। यानी इनका एलसीएम क्या होगा, 564। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 564 होगा। और सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है ये, मजेदार जिसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो कि 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है। अब 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो हमें इसमें से निकालनी है। एक्चुअल में क्या होगी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां ढूंढनी है जो कि 15 से भी डिवाइड हो, 25 से भी डिवाइड हो और 35 से भी डिवाइड हो। इनसे सबसे डिवाइड हो, सबसे डिवाइड हो। 15 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या अगर 15 से विभाजित होती है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। 25 से विभाजकता का नियम होता है किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट लिख लीजिएगा आप लोग नियम को। 25 से कोई संख्या अगर विभाजित होती है तो उसका नियम यह होता है कि आखिरी 2 अंक अगर उसके 25 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या भी 25 से विभाजित हो जाती है। मेरे भाई बात आती है ना समझ में, पढ़ा होगा ना कभी तो। अब जल्दबाजी में सब रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और 35 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, तो बोलोगे सर अगर 35 से संख्या डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो 5 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। और हमें इसमें 4 अंकों की बड़ी संख्या ढूंढनी थी। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें लिखी कौन सी है। तो बोलोगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये लिखी है। इसको देखो सबसे पहले कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। सर जी ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई में 5 है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। सर ये संख्या 25 से भी विभाजित होगी। 25 से क्यों विभाजित होगी, क्योंकि सर इसके आखिरी के 2 अंक 75 हैं और 25 से 75 को डिवाइड किया जा सकता है, 25 3 75।
अब बचा सर 7, 7 से देखना है ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं। 7 एकम 7, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 हो गई। तो मतलब आंसर क्या हो गया सर जी, आंसर हमारा यही हो गया 9975, यही आंसर हो गया सीधे सीधे। अब होगा क्या, कई बार क्या होता है बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो पुराना बेसिक वाला तरीका ही जानना है, अगर वो नहीं जानेंगे तो हमारा खाना नहीं हजम होगा, सर हम खाना नहीं खा पाते हैं उसके बगैर। ठीक है, तो अगर आपको पुराना तरीका ही समझना है जो बेसिक वाला है, तो उसके लिए आपको 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो लिखनी पड़ेगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। अब इस संख्या को लिखने के बाद क्या करना है, क्योंकि हमें ऐसी बड़ी संख्या चाहिए थी जो 15, 25 और 35 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कौन सी संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 का, 25 का और 35 का। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 15, 25 का एलसीएम हो गया 75। अब 75 और 35 का अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से और बिना किसी जल्दबाजी के। 75 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 15 और 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। तो 5 तो रहेगा ही, 15 और 7 का एलसीएम 15 सत्ते 105, यानी अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 525 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 525, है ना। यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया 525। अब 525 से हमें विभाजन करना होगा 9999 में। देखिएगा ध्यान से कितना बड़ा हिसाब हो रहा है। 525 से अगर हम 9999 में विभाजन कर देते हैं तो कितनी बार होगा, तो बोलोगे सर एक बार, तो 525। क्या शेषफल बचेगा सर, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 9 उतार लेते हैं। अब क्या होगा भाई, कितनी बार देंगे, 5 9 45, 9 बार दे देते हैं। तो 9 पंजे 35, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47, ये होगा। क्या हमारे पास शेषफल बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, 24 आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से ही समझिएगा। अब बोले सर ये 24 आ रहा है तो इस 24 का हमें क्या करना है, बोले सर ये अगर 24 आ गया, ध्यान से सुनना, ये अगर 24 आ गया, सबसे पहले एक चीज को हम देख लेते हैं। मुझे लगता है शायद मैंने एलसीएम लेने में यहाँ पर कोई जल्दबाजी कर दी है, तो मैं ये एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरा एलसीएम सही है। 15, 25 और 35, तो 15 को मैंने क्या लिख दिया, 5 गुणे 3, 25 को मैंने लिख दिया 5 गुणे 5 और 35 को लिख दिया 5 गुणे 7। 5 तो अपने पास आ गया। अब 3, 5 और 7 का अगर एलसीएम लेते हैं, किसका किसका, 3, 5 और 7 का, तो ये एलसीएम अपने पास क्या होगा, 5 × 15 = 105 होगा। 105 यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास 525 ही होगा ना, यानी सही लिखा है। ठीक है, अब समझिएगा कि हमारे पास अब क्या आने वाला है और क्यों आएगा, उसके पीछे की वजह क्या है, इसको देखो। ये हमारे पास जो शेषफल आया है, अगर ये शेषफल हमारे पास नहीं आता, मेरे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये शेषफल हमारे पास नहीं आता तो मैं ये कह देता कि हमारी जो संख्या होती वो 525 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती। लेकिन ये शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो संख्या है ना सबसे बड़ी 4 अंकों की 9999, उसी में से इस 24 को हमें घटा लेना है। तो हम जब घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 9975 आएगा। यानी वो संख्या होगी 9975 जिसे अगर हम 15, 25 और 35 से डिवाइड करेंगे तो वो विभाज्य हो जाएगी पूरी पूरी, और वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इतना क्यों करना, जब हम इस तरीके से सवाल के उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो इसको करने में हम अपना समय एग्जाम में वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमें प्रण लेना है आज के आज। मेरी बात समझ रहे हैं? अगला सवाल, 150, 225 और 375 का HCF कितना होगा, मासापा कितना होगा। मासापा मतलब सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें सबसे पहले, तो जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बोलोगे सर 125 है। 125 से 150 कभी विभाजित होगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब ये आंसर खत्म। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सर जी 75 है। 75 से 150 को विभाजित किया जा सकता है, 75 दूनी 150। 75 से 225 को डिवाइड कर सकते हैं, 75 पंचे 225 कर सकते हैं।
75 से 375 को डिवाइड कर सकते हैं। 75 पंचे अगर हम बात करें 75 पंचे 375 और ये 75 गुणे 3 होता है। हाँ सर, तो 75 से ये 2 बार डिवाइड होगी, ये 3 बार डिवाइड होगी, ये 5 बार डिवाइड होगी, यानी आंसर क्या मिलेगा? 75 ही मिल जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और इसी तरीके से आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं एग्जाम में। आप मॉक पेपर में कितना अच्छा कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस पेपर कितना अच्छा कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके एग्जाम में आपने कितना अच्छा किया है उसको कृतार्थ करती हैं और यथार्थ करती हैं। चीज को ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 24 और 28 में से प्रत्येक से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया है भाई। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जो किससे डिवाइड हो? जो 16 से डिवाइड हो, जो 24 से डिवाइड हो और जो 28 से डिवाइड हो। इन सभी से डिवाइड हो और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। 16 से विभाजित होने का मतलब क्या है? 16 से विभाजित होने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आखिरी के 4 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट, किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 16 से विभाजित होती है। 24 से विभाजकता क्या होती है? जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 24 से विभाजित होगी। और 28 से विभाजकता क्या होती है? जो संख्या 7 और 4 दोनों से डिवाइड होगी। किससे किससे? 7 और 4 दोनों से डिवाइड होगी, वही संख्या 28 से भी डिवाइड होगी। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि इन सब में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए कौन सी है। तो आप बोलोगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है। अब देखिए, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है? तो आप बोले सर 9, 8, 6, 14, 4, 18, सर 3 से तो हो रही है। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही? सर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 4 से भी डिवाइड हो रही है। 8 से भी डिवाइड हो रही है। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है? 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौको 28, 64 हो जाएगा, 7 नवा 63, एक शेषफल बचेगा। 7 से नहीं हो रही सर जी, आंसर खत्म हो गया। अगली बड़ी संख्या को चुनिए। सर सबसे बड़ी संख्या तो ये थी, हमें इसको देखना था सबसे पहले। कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है। सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। सर इसको भी हम आंसर गलत कर देंगे। 7 से छोड़िए सर, ये तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, और अगर 3 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो 7 की बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 से विभाजकता सरल होती है। तो सबसे पहले 3 को ही चेक करते हैं। सर ये 3 से विभाजित ही नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग ही 3 से विभाजित नहीं हो रहा है ना। तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब बी ऑप्शन पर आइए, 764 वाले पर, है ना। तो 7, 6, 13, 13 और 4, 17। सर जी इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये भी खत्म। अपना आंसर क्या हो गया? सीधे सीधे 9744। और अगर ऐसे नहीं करते, वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते, तो पहले उसमें 16, 24, 28 का एलसीएम लेते, फिर उस एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देते, फिर जो शेषफल आता उसे हम 9999 जो कि 4 अंकों की उसमें घटाते। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें एग्जाम के लिए रखनी नहीं होती हैं, उसको हम पहले ही समाप्त करते हुए चलते हैं। ये एक मंशा भी होनी चाहिए और रणनीति भी होनी चाहिए एग्जाम को सही ढंग से क्लियर करने की। याद रखिएगा इस बात को। HCF चाहिए भाई। HCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। 160 उठाओ सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या यही है। 160 से क्या आप देखो कि 400 को काटा जा सकता है? बोलोगे सर कभी नहीं कटेगा, बिल्कुल दशमलव में आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो ये खत्म हो गया। अगली बड़ी संख्या उठाओ 80। 80 से आप 160 को काट सकते हो, हाँ सर। 80 से आप 720 को काट सकते हो, हाँ सर। 80 से आप 400 को भी काट सकते हो। तो HCF क्या हो गया? HCF हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80। क्लियर हुई बात? मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? नोट जरूर करिए। चलिए क्या कहता है? कहता है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है, ठीक है भाई, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करिए। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। 27 जनवरी 2019 यानी 49,568 वाली वैकेंसी में एलसीएम और एचसीएफ का पूछा गया ये सवाल बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है?
क्योंकि इस सवाल को भाषाई तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे, मैं ये कह सकता हूं कि 70 से 80% बच्चे इसको चक्कर खा जाएंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, सवाल है क्या? 7, 11 और 13 ये जादुई संख्याएं हैं, इनको याद कर लीजिए। 7, 11 और 13 संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो होता है 1001। आप अगर विभाजकता के नियमों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें एक विभाजकता का नियम ये भी आता है संख्या पद्धति में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7, 11 और 13 से विभाजक वही संख्याएं होंगी जो 1001 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। अब एक संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या अपने पास a है, उस संख्या को 3003 से गुणा कर दिया गया, ठीक है भाई। फिर 7, 11 और 13 के एलसीएम यानी कि जो कि 1001 है उससे विभाजित किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर स्वयं से भी विभाजित किया गया, यानी फिर इसको a से भी विभाजित किया गया, ये कह रहा है। तो कह रहा अब परिमाण क्या होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा। a से a खत्म, 1001 से इसको काट देंगे तो जो परिमाण आएगा वो 3 आएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सवाल सिर्फ इतना सा था ठीक है, और इस सवाल में कोई दम ही नहीं है, एकदम लोलू सा सवाल पूछा गया था, लेकिन भाषाई तौर पर यह उतना ही सुंदर और सुगठित सुदृढ़ सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 ही बचता है। अब पहला तरीका ऐसे प्रश्नों को करने का क्या होता है, जब कभी भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, आपसे छोटी संख्या पूछी जाए और ये बोला जाए कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कुछ बचता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि उन सभी दी हुई संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12, 20 और 24 थी, तो आप 12, 20 और 24 का एलसीएम ले लीजिए और आखिरी में जो शेषफल बच रहा था उसको जोड़ दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 12, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 120 होगा। और क्योंकि शेषफल 8 बच रहा था तो 8 जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। लेकिन सर जी अब अगर यही प्रश्न हमें ऐसे ही करना हो तो क्या फायदा कि हमें एलसीएम लेना ही पड़ जाए। कुछ बच्चों को होगा कि एलसीएम सर जी बड़ा कठिन है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी रास्ता है, उसको देख लो। आपसे अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है और उसमें हर स्थिति में कुछ ना कुछ शेष बचता है, तो मेरे प्यारे भाई दिमाग ध्यान स्थिर करना इस सवाल पर। सबसे छोटी संख्या पूछी जाए और ये बोला जाए कि प्रत्येक स्थिति में ये शेषफल बचा है, तो उस शेषफल को आप ऑप्शन से घटा लीजिए, सारे के सारे ऑप्शन में से घटा लीजिए, सारे के सारे ऑप्शन में। ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा आपके पास 200। अब आप इन चारों संख्याओं में मुझे ये बता दीजिए कि वो संख्या कौन सी संख्या है जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। शेषफल तो हमने हटा लिया, तो अब तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी ना। तो आप बोलोगे सर अगर कोई संख्या 12 से विभाजित होती है तो इसका मतलब सर जी वो संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है, आपने अभी बताया था। और यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो सर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कौन सी ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है? 1 और 1 2 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है और 2 हो रहा है। बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है? तो आप बोलोगे सर जी यही है, और इसके सामने का ऑप्शन क्या था, 128 था। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको एलसीएम लेने में तकलीफ होती है या आप बड़ी संख्याओं का एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ये तरीका इस्तेमाल करिए, सवाल का आंसर चट से आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दिया है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। सुनिए, ये सवाल 28 जनवरी की 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। मेरे प्यारे भाई आपको एक एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दो संख्याओं की बात करते हैं तो दो संख्याओं के लासा और मासा,
दो संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको याद रखना है आपको। दो संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर यहां पर संख्या का HCF 2 है और LCM हमारे पास 60 है तो इसका मतलब वो 120 होगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो संख्याएं हैं ना उन संख्याओं का गुणनफल भी तो 120 होगा, है ना। संख्याओं का गुणनफल भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी संख्याओं का गुणनफल भी 120 ही होगा। अच्छा, अब उसमें से एक संख्या दूसरे से 14 ज्यादा है। मान लीजिए कि इस संख्याओं में एक संख्या अगर मैं ले लेता हूं n, तो दूसरी संख्या 14 ज्यादा होगी तो n + 14 हो जाएगी। हाँ सर, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 120 के बराबर होना चाहिए। यस सर। अब आप मुझे खुद से बताओ कि 120 किन दो संख्याओं के गुणनफल से मिल सकता है। तो आप बोलोगे सर या तो 1 × 120 करें तो मिल जाएगा, या तो 2 × 60 करें तो मिल जाएगा, या 3 × 40 करें तो मिल जाएगा, 4 × 30 करें तो मिल जाएगा, 5 × हम 24 करें तो मिल जाएगा, 6 × 20 करें तो मिल जाएगा, 6 × 20 करें तो भी मिल जाएगा, 6 × 20 करने पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद सर जी अगर हम 8 × 15 करें तो भी हमें 120 मिलेगा, 10 × 12 करें तो भी 120 मिलेगा, और अगर सर जी 12 × 10 करें तो भी 120 मिलेगा। मिलेगा? हाँ या ना? बोले हाँ सर मिलेगा। मुझे आप ये बताइए कि इसमें से ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 14 है। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 14 है? नहीं। इन दोनों के बीच का अंतर 14 है? नहीं। इन दोनों के बीच का अंतर 14 है? नहीं। इसके बीच का अंतर 14 है? नहीं है। इसके बीच का अंतर 14 है? नहीं है। इसके बीच का अंतर 14 है? हाँ है सर, है सर, है। यानी एक संख्या हमारे पास होगी 6 और दूसरी संख्या अगर इसी से 14 ज्यादा होगी तो वो 20 होगी, और इनका जो योग होगा वो 120 होगा। तो हमसे कह रहा था छोटी संख्या क्या होगी इसमें, तो मेरे प्यारे दोस्त छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब या तो आप ऐसे कर लेते कि इन दोनों का आपस में गुणा करते, एक द्विघात समीकरण बना लेते जो कि 120 के बराबर होता, फिर इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते, तो वो समझदारी नहीं है, एग्जाम में इसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप ये करना जानते हो, ये तरीके समझते हो, तो आपका समय बहुत कम हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 अंकों की एक संख्या है ABC, ठीक, जिसमें A सैकड़े के स्थान पर है, B दहाई के स्थान पर है और C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया और इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, अगर कोई संख्या ABC है हमारे पास, तो इस बात का मतलब यह है कि उस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे कि C इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा होगा, B क्योंकि दाही के स्थान पर है तो 10 का गुणा होगा, और क्योंकि A सैकड़े के स्थान पर है तो उसमें क्या होगा, 100 का गुणा होगा। अब अगर इसी संख्या को मैं रिपीट करके फिर से लिख दूं ABC, तो अगला जो अंक होगा वो C होगा ना, वो किस स्थान पर होगा? तो आप बोलोगे सर वो तो हमारे पास 1000 के स्थान पर होगा, यानी 1000 गुणे C आएगा, होगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर। अब अगर ये संख्या है हमारे पास तो कैसे लिखी जाएगी? C गुणे 1 प्लस में, B गुणे 10 प्लस में, A गुणे 100 प्लस में, अब फिर से C आएगा, अब C गुणे 1000 प्लस में, फिर B आएगा तो B गुणे 10,000, B गुणे 10,000, अब फिर से A आएगा तो A गुणे 1 लाख, यानी कि 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। मैं आपको आंसर तो ऐसे भी बता सकता था कि आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे होगा। C का योग अगर हम C 1000 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1001C प्लस 10B को अगर हम 10,000B के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,010B प्लस, और अगर मैं 1 लाख A को
100A के साथ जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1,100,A, 1,100 इंटू A, ये हो जाएगा सबको जोड़ने पर। मैं मेरे प्यारे भाई आप सबसे ये पूछता हूं और सबसे ये जानना चाहूंगा, क्या इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे यस सर कॉमन तो है। मैंने पूछा क्या? बोलोगे सर जी 1001 सब में कॉमन है। 1001 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां से C बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि यहां से हमने 1001 सबसे कॉमन ले लिया, ये लिया 1001 कॉमन, 1001 कॉमन ले लेंगे तो यहां सिर्फ C बचेगा, 1001 कॉमन ले लेंगे तो यहां 10 बचेगा, और 1001 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 100 बचेगा। बचेगा? हाँ सर बचेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या है ABC तो उसे लिखने का तरीका क्या होता है कि C इंटू 1 प्लस में 10 इंटू B और प्लस में क्या होगा 100 इंटू C होगा, 100 गुणे C होता है। यही होता है ना लिखने का तरीका, और ये मेरे ख्याल से वही लिखा है। तो इसका मतलब ये 3 अंकों की वही संख्या हो गई और 3 अंकों की वही संख्या हो गई, तो क्या हो गई CBA, ABC, ये A होगा, ABC गुणे में कितना है 1001। अच्छा, अभी ये बोला गया कि इसको अगर हम 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित करें, तो मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होगा वो तो 1001 ही होगा। तो 1001 से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास संख्या आ जाएगी ABC, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ABC। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर बनेगा? तो आप बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर A ही आंसर हमारा क्लियर बन जाएगा। बोलो ठीक है, ठीक है भाई। तो ये वो सवाल थे जो आपके नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ नामक चैप्टर से पूछे गए थे। कब? 2018, यानी कि 40,520 वाली वैकेंसी और 49,568 वाली वैकेंसी, जो कि 2019 जनवरी में जिसका एग्जाम हुआ था, और इसका एग्जाम जून 2018 में हुआ था। उसमें ये वो सारे सवाल हैं जो कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति और लासा और मासा वाले चैप्टर से आपसे पूछे गए थे। आपको अपनी तैयारी इन्हीं प्रश्नों के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द करनी है। बहुत हाई लेवल पे भी नहीं जाना है और इनसे बहुत लो लेवल पर भी नहीं जाना है। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ चैप्टर्स को एक साथ लेकर आऊंगा, जिसको मैं एक साथ करा दूंगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन विथ ऑल कॉन्सेप्ट, जैसा इसमें कराया। आपको क्लास कैसी लगी, आपको प्रश्नों को कराने का तरीका कैसा लगा, तो क्लास का फीडबैक जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें जरूर लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। और आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए वो भी वहां पे लिखिएगा। आपके इन दोनों चैप्टर में अगर कोई डाउट बनते हैं प्रश्नों के, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आपके वो डाउट को भी क्लियर करा दूं। ठीक है, चलिए, सो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। अच्छा, एक और बात, इन प्रश्नों की डबल कॉलम पीडीएफ और इस क्लास की ये जो एनोटेशन पीडीएफ है, ये दोनों ही मैं आपको कहां डलाऊंगा इसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिए, तो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।